हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन लाइन बोल लेते हैं। मोटिवेशन लाइन बोलने से हमारा मकसद ये होता है कि आप उससे थोड़ा तो मोटिवेट होंगे, और अगर मोटिवेट आप हो रहे, क्योंकि देखिए हम एक्सटर्नल मोटिवेट आपको कर सकते हैं, इंटरनल तो आपको खुद होना पड़ेगा। तो हम कितना भी मोटिवेट आपको एक्सटर्नल कर लें, बट जब आप खुद से अपना मोटिवेट नहीं होंगे ना, तब तक आपको जो है पढ़ने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको जो है पूरा इंटरेस्ट लेना है पढ़ाई में, तो पहले अपने मोटिवेट होइए और उस टॉपिक के प्रति आपका लगाव ज़रूर होना चाहिए। अगर आपका लगाव नहीं है तो आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है टॉपिक तो आप पढ़िए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जो है किसी के दबाव में आके पढ़िए। हाँ, अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है पढ़ने के लिए तो उसको आप बोल दीजिए ना, जो आपका मन हो आप उसको करिए। अगर आपके घर वाले ही आपको ज़बरदस्ती कर रहे हैं पढ़ने में तो आप बता दीजिए ना, भैया कि हमें कितने भी पढ़ाएंगे, बट अगर हमारा मन नहीं इसमें लग रहा है तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो आप खुल के उनसे बात करिए और बता दीजिए, ठीक। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वीडियो पे बने रहिए और आगे वीडियो आप देखिए। तो मोटिवेशन आज की लाइन है कि प्रयास ही भले ही थोड़ा पर लगातार होना चाहिए। क्या कि प्रयास ही भले पर लगातार होना चाहिए, क्योंकि बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं, बट लगातार जब बरसती हैं ना तो नदी का बहाव बन जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप डेली एक पन्ना आधा पन्ना कुछ पढ़िए, पर आप पढ़िए। एक ही क्वेश्चन आप रेडी करिए, पर आप क्वेश्चन उसको पूरा रेडी करिए। आपका टारगेट दिन का जो रहे, आप उठिए तभी अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, हमें आज पूरे दिन क्या करना है, टॉपिक कौन सी तैयार करनी है, आप उसको टारगेट अपना फिक्स कर लीजिए। और रात सोने से पहले आपका टारगेट ना कंप्लीट हो तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा जुनून आपके अंदर होने चाहिए। तो अगर आप डेली 1 क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं तो आपकी एक सप्ताह में 7 क्वेश्चन और महीने में 30 क्वेश्चन, साल में 365 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। और नेक्स्ट ईयर अगर आपका एग्ज़ाम आता है तो 365 क्वेश्चन आपके जुआ पे रहेंगे, और आप उस 365 क्वेश्चन में से 100% अपना देकर आएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। तो इस तरह प्रयास को बड़ी छोटा रखिए बट लगातार रखिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डेली अगर हो सके तो अपना टारगेट 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे जरूर बनाइए, पर बट 1 क्वेश्चन तो आपका डेली का टारगेट जरूर रहना चाहिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सी। देखिए ASCII, इसको कहते हैं ऑक्सी, ठीक। इसके ISCII, ठीक। यूनिकोड UTF-7, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32, ठीक। अब सबको इस वीडियो में जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक है और ज़्यादा इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत सरला टॉपिक है और बहुत अच्छे से आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे इसके। चाहे UTF-7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 32 हो, या इसकी हो, ऑक्सी हो, यूनिकोड हो, सारे टॉपिक इसमें आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग फ़ोन तो यूज करते हो ना, तो फ़ोन में क्या होता है, अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, फेसबुक मैसेज करते हैं या कहीं कुछ टाइप करते हैं तो क्या करते हैं, कंप्यूटर ही तो है। आप कैसे समझाते हैं उसको, हेलो लिखते हैं ना व्हाट्सएप पर, किसी को पहला मैसेज हेलो हाय कुछ तो भेजते हैं। तो जो हाय हेलो भेजते हैं उसका क्या मतलब होता है कंप्यूटर की भाषा में। कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या कहते हैं, आप तो भेजते हो, ही भेजते हो, क्या लिखते हो, ही। कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है,
01, ठीक। आप व्हाट्सएप पे लिखते हो ही, कंप्यूटर समझता है 01, और 01 को ही भेजता है, पर आपको डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले होता है ही, ठीक है। तो इसी के बारे में देखते हैं क्या है ये सब। और जो कहते हैं ना कंप्यूटर 01 समझता है, बाइनरी समझता है, तो आज इसमें और आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं ASCII, ASCII, इसको क्या कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या इसका फुल फॉर्म है, ए से अमेरिकन, एस से स्टैंडर्ड, सी से कोड, फॉर आई से इंफॉर्मेशन और आई से इंटरचेंज। इसका फुल फॉर्म था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII लाया क्यों गया, देखिए इसके ASCII के पहले भी बहुत सारे कोड यूज होते थे। कंप्यूटर है ना, हमारे कंप्यूटर को समझाने के लिए ASCII लाया गया। अगर किसी बच्चे को समझाते हैं तो कैसे समझाते हैं, छोटा बच्चा होता है उसको पढ़ाया क्या जाता है, सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, आ ई ई ABCD, या फिर जो है उसको चित्र के माध्यम से समझाया जाता है। तो ह्यूमन है, आदमी है, मनुष्य है, उसको तो समझ में आ जाएगा। पर अगर आप किसी मशीन को समझाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मशीन को मशीन की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो आपको यह तो बहुत ही नॉर्मल बात है, शायद आपको पता भी हो कि कोई भी मशीन हो, A to Z किसी भी मशीन का आप नाम ले लीजिए, चाहे कैलकुलेटर, चाहे फ़ोन, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर्स, और जितने भी ऐसे डिवाइस जो कि डिस्प्ले में आते हों और चित्र दिखाते हों, चित्र का मतलब कि उन पे कुछ प्रदर्शित होता हो किसी स्क्रीन पर, टीवी या फिर AC भी ले लीजिए, AC में भी डिस्प्ले होता है छोटी सी ना, जो कि हमें उसके टेम्परेचर को दिखाता है। अब किसी कूलर में भी आने लगा है। तो आप ऐसे किसी भी डिवाइस को ले लीजिए जो कि डिस्प्ले दिखाता हो, वो जो हमें दिखाता है वो क्या समझता है, वो 01, हमें जो भी वो दिखाता है वो 01 फॉर्म में दिखाता है। पर हमें शो क्या होता है, उस कोडिंग के द्वारा, जो उसके अंदर कोडिंग की होती है उसके द्वारा हमें 01 ना शो होकर वो अक्षर दिखते हैं, जो कि अक्षर कोडिंग किए जाते हैं, ठीक। तो इसी ASCII और यूनिकोड जो हम आगे पढ़ेंगे, यह सब इसी का काम होता है, इसको इंटरचेंज करने का। देखिए कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या है, एक शब्द को चेंज करने का एक जरिया है। कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब कि अपनी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने और कंप्यूटर की भाषा को अपनी भाषा में बदलने का एक जरिया है यूनिकोड। अब यूनिकोड से पहले क्या यूज होता था, तो यूनिकोड से पहले जो है बहुत सारे कोड यूज होते थे, तो उनको टेलीग्राम कोड कहते थे। अब टेलीग्राम कोड क्या होते थे कि उनको जो है डॉट एंड डैश से दिखाया जाता है, डॉट एंड डैश उनसे उनको प्रदर्शित किया जाता था, और इस तरह उनकी कोडिंग की जाती थी। तो ऐसे लिखा रहता डॉट डैश, फिर डॉट डैश डॉट डॉट, ऐसे करके जो है उनकी कोडिंग की रहती थी। तो बहुत टिपिकल होता था ये, और इसमें बहुत कम ही वर्ड इसमें यूज होते थे डॉट एंड डैश में, जो कि टेलीग्राम कोड पहले चलता था ASCII के। फिर बाद में क्या हुआ कि ASCII बनाया गया, सन 1963 में ASCII कोड आया, और ASCII कोड में कुल 128, सबसे पहले कितने 128 कैरेक्टर को शामिल किया गया ASCII में, और उसके बाद इसकी संख्या बढ़ा के 255 कर दी गई। अब इसमें कौन से कैरेक्टर, देखिए ASCII तो अभी अमेरिका का एक बना था, अमेरिका ने अपनी कोड बनाया था। इसी तरह जो है जितने भी देश से सभी देशों ने अपने अपने एक कोड, इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, अपनी भाषा को कंप्यूटर को बताने के लिए, कंप्यूटर की भाषा समझने के लिए अपने अपने एक कोड डिजाइन किए। अब सभी ने तो डिजाइन कर लिया, मान लीजिए अगर अमेरिका ने अपना डिजाइन कर लिया, इंडिया ने अपना कर लिया,
जापान ने अपना कर लिया, चाइना ने अपना कर लिया। अब तो सब देशों में एक कोड बन गया, अब सब देशों की भाषा कंप्यूटर समझने लगा। बट क्या हुआ, अगर आप इंडिया में हैं तो क्या चाइना की भाषा आप समझेंगे? क्योंकि जो चाइना ने अपना कोड बनाया था उसका क्या था, वो चाइना भाषा में था, उसके सारे चाइनीज वर्ड थे, तो आप चाइनीज वर्ड को तो समझेंगे नहीं। जापानी को तो समझेंगे नहीं, जापान ने जो बनाया था। अमेरिका ने ऐसे भी अपना वो बनाया था, भारत ने भी अपना बनाया था। तो उसमें क्या हुआ कि एक बैठक हुई, उसमें ये निर्धारित किया गया कि जिसका कोड सबसे अधिक प्रभावशाली होगा उसी को मान्यता दे दी गई पूरे वर्ल्ड में। और उसमें किसको चुना गया? आक्सी को चुना गया, और आक्सी को पूरे वर्ल्ड में मान्यता प्राप्त हो गई। और इस कोड को सभी जगह लागू कर दिया। कि देखिए क्यों लागू किया, एक कोड को लागू करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई फाइल आप चाइना में बनाते हैं और फिर उसको भेजते हैं आप अमेरिका या इंडिया भेजते हैं, तो उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपके फाइल का नाम है ABC, ठीक। ए की बाइनरी है मान लीजिए 0111, ठीक। ये चाइना में बनी है, ये चीन में बनी है ये फाइल, ठीक। और बी का बाइनरी क्या है यहाँ पे 0001, ठीक। सी की बाइनरी यहाँ पे क्या है चाइना में 1001, ठीक। अब ये तो हो गया चाइना का कोड। अब जब इसी कोड को जो है इस फाइल को, जो हमारी ये फाइल बनी है, अब इस फाइल को जब अमेरिका भेजेंगे, जब अमेरिका भेजेंगे तो ये ABC फाइल जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अमेरिका ने जो यहाँ पर ए का बाइनरी है 0111, ठीक। अब अमेरिका में 0111 ए है मान लीजिए जेड की बाइनरी, ठीक। और बी की बाइनरी चीन में क्या है 0001। अब यहाँ पर इसकी बाइनरी हो गई वाई, और फिर सी की बाइनरी चीन में क्या है 1001। अब अमेरिका में इसकी बाइनरी क्या 1001, इसकी इसकी बाइनरी हो गई मान लीजिए यक्स। तो अब ये फाइल जो है अमेरिका में क्या कही जाएगी ZYX, ठीक। चीन ने बनाया ABC, उसको भेजा अमेरिका में, तो उसकी बाइनरी वहाँ कुछ दूसरी है, तो वहाँ चेंज हो जाएगी ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था किसी एक कोड को मान्यता प्राप्त करना जो कि सभी जगहों पर लागू हो। तो क्या आक्सी को चुना गया। आक्सी में जितने भी वर्ड थे इंग्लिश के वर्ड और कुछ जो है उसमें सिंबल थे, उनको एक कोड प्रदान, यूनिक कोड दिया गया था जो कि कंप्यूटर समझता था। और एक 7 बिट और 8 बिट सिस्टम था जिसके द्वारा एक पूरा कोड बनाया गया था। देखिए 7 बिट में जो था उसमें 0 से 128 कैरेक्टर या इसको हम 2 टाइप में बता रहे हैं आपको। देखिए आक्सी 2 टाइप का होता है, एक होता है 7 बिट आस्की, और एक होता है 8 बिट आस्की, ठीक है। अब 7 बिट क्या करता था, 7 बिट 7 बिट यूज करता था किसी कैरेक्टर को शो करने में। मान लीजिए अगर आपने ए लिखा तो वह ए को 7 बिट ही यूज करता था। तो बिट का मतलब हमारा 01 का मतलब यहाँ पे जो हम 01 लिखते हैं 1 बिट होता है, 1 बिट 2 बिट। तो क्या होता था, यह 7 बिट यूज करता था, 7, ठीक। तो ए को प्रदर्शित करने में ये 7 बिट यूज करता था। तो अगर इस तरह हम देखें कि जो 7 बिट बाइनरी हुई, 7 बिट आस्की हुई, वो 7 बिट आस्की से जो हमारे सिर्फ 128 कैरेक्टर ही बन पाए। कितने बन पाए? 128 कैरेक्टर ही बन पाए। फिर क्या किया गया, 1 बिट और बढ़ाया गया, 1 बिट और बढ़ाया गया तो हमारी कैरेक्टर की संख्या जो बढ़ के क्या हो गई, 128 था तो अब जो है यहाँ 127, कितना
127, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब एक बिट और बढ़ाया गया तो यह कितना हो गया, 128 से 255 255 हो गया। एक बिट बढ़ाने से हमारी संख्या और बढ़ गई। अब देखिए, अब यहाँ क्या होता था, जो 8 बिट है वो किसी भी शब्द को प्रदर्शित करने में 8 बिट यूज करता था। 8 बिट का मतलब कि यहाँ एक जीरो चाहे और बढ़ा दे, ठीक। ये हम आपको समझाने के लिए से बता रहे हैं, इसका कुछ और होता है, ठीक। तो अक्सी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक 7 बिट, एक 8 बिट। 7 बिट क्या करता है, किसी भी शब्द को दिखाने के लिए 7 बिट यूज करता है, और 8 बिट क्या होता है, किसी भी वर्ड को दिखाने के लिए 8 बिट यूज करता है। और अक्सी को बनाया कब गया था, अक्सी को सन 1963 में बना के लॉन्च कर दिया। उससे तो बना इसको लिया गया था 1961 में, 1961 में इसको पूर्ण रूप से बना लिया गया था। पर इसको जो है आंसी के द्वारा, किसके द्वारा, ANSI, आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इसको जो मान्यता प्राप्त की गई, जो पब्लिक किया गया, इसको किया गया 1963 में, 1963 में इसको पब्लिश किया गया। तो हमने क्या देखा अक्सी में, अक्सी होता क्या है, अक्सी कितने प्रकार का होता है, और अक्सी कब बनाया गया था। अब क्या बात आती है कि जो अक्सी के कोड होते हैं वो किस सीक्वेंस में रखे गए हैं। तो देखिए, ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन भी इससे आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले आपको बता देते हैं कि जो कोड है उसको रखा किस तरह गया है। तो जो हमारे 0 से 31, 0 to 31 के में जो कैरेक्टर आते हैं, देखिए 0 से 31 में जो भी कैरेक्टर आते हैं वो है कंट्रोल की। कौन से, कंट्रोल की। 0 से 31 में कौन से आते हैं, कंट्रोल की। देन उसके बाद क्या है, 32, 0 to 31 कंट्रोल की, एंड 30 to 64, 32 to 64, 32 से 64, 32 से 64 हमारे क्या आते हैं, स्पेशल की जाती हैं। कौन सी की, स्पेशल की, यस के लिख देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, स्पेशल की। और इसी स्पेशल की में हमारे जो 49 to 57 है, 0 से 9 के नंबर्स आते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे 49 to 57, इसमें हमारे क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। कौन से नंबर, 0 to 9, 0 to 9 नंबर्स, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत है, ठीक। देन क्या आता है, 64 हो गया। अब यहाँ 65, 60 to 64 स्पेशल कीज, और इसी के अंतर्गत आता है 49 to 57, 0 से 9 जो नंबर होते हैं वो आते हैं। देन आता है 65 to 96, 65 से 96, इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं अपर केस लेटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, अपर केस, अपर केस लेटर, UCL, ठीक। UCL किस में आते हैं, 65 to 96 UCL आते हैं। और देन 96 to 127, कितने, 96 to 127, इसमें क्या आता है, इसमें हमारे लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर हो गया, उसके बाद क्या आएगा, लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर बता रहे हैं अभी आपको, LCL, लोअर, अपर केस लेटर मतलब A to Z,
A to Z प्लस सम सिंबल्स, जो हमारा 65 to 96 से इसमें आएंगे अपर केस, A to Z अपर केस, बड़े लेटर, लिखने के बड़े लेटर और कुछ सिंबल्स। और इसमें क्या आएंगे 96 to 27 लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर मतलब A to Z, A to Z और सम सिंबल्स, किसमें, इन दोनों में, इसमें बड़ा लेटर इसमें छोटा लेटर, ठीक है। उसके बाद 127 तो हमारा हो गया। अब क्या बचता है, ये हो गया 7 बिट। अब आता है 8 बिट। 8 बिट जब बढ़ाया गया इसको तो 128 से 255 128 to 255, इसमें जो अदर सिंबल, जितने भी सिंबल बचे हुए थे उसको रख दिया गया किसमें, लास्ट में। OTS लिख देते हैं इसको, ठीक, OTS अदर सिंबल, ठीक। देख लीजिए 0 to 31 कंट्रोल की जा गई, 30 to 64 हमारे स्पेशल की जा गई, और इसी के अंतर्गत हमारा जो आ गया 94 से 57 तक 0 to 9 नंबर्स, ठीक। देन उसके बाद आ गया 65 to 96 अपर केस लेटर, बड़े लेटर, लिखने के बड़े लेटर, ठीक। उसके बाद 96 to 127 लोअर केस लेटर, एंड देन 128 to 255 अदर सिंबल्स जो भी बचे थे वो आ गए इसमें। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखिए आपको इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझिए कि ऑक्सी है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बना कब था और किसके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक। तो आंसी के द्वारा ही बनाया गया था, आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की बात करते थे। देखिए अगर इसको रटने की जरूरत नहीं, बस आप एक क्रम जो भी बताया हमने ना उसको याद रखिएगा, उसी से आपका हेल्प मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो पिछली वीडियो हमारी है ना उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बाइनरी से रिलेटेड वीडियो है। ये वीडियो हमारी सब बाइनरी से रिलेटेड है, और जब तक आपको बाइनरी समझ में नहीं आएगी बाइनरी होती क्या है, बाइनरी को किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, किसी डेसिमल को अगर आपको दे दिया जाए कि बाइनरी में आप बदलिए तो कैसे आप बदलेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। तो हमारी पिछले वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिए, उसमें हमने बताया किस तरह बाइनरी को चेंज करते हैं, ठीक। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा ऐसे देगा, मान लीजिए डी की बाइनरी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, ठीक। डी की बाइनरी 011101 है, तो डी का ऑक्सी 011101 है, तो एफ का ऑक्सी कोड क्या होगा, ठीक। अगर आपको एफ का निकालना होगा तो अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन आप डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि एफ का ऑक्सी कोड क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप अगर आप याद करेंगे इसको तो एक 255 कैरेक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि शायद नामुमकिन हो। क्यों? क्योंकि जो है छोटे छोटे सिंबल्स भी हैं, आपको उनको भी याद करना पड़ेगा किस नंबर पे आते हैं, तो शायद आप न याद कर पाएँ। और एक क्वेश्चन कभी नहीं आया है इस तरह का जो कि डायरेक्ट पूछ लिया हो एफ की ऑक्सी कोड क्या है, एफ का ऑक्सी कोड या किसी भी कैरेक्टर का किसी भी सिंबल का ऑक्सी कोड डायरेक्ट नहीं पूछा है। करेगा क्वेश्चन भी उठाता है तो क्वेश्चन भी यहीं से उठाएगा, अपर केस, लोअर केस एंड 1 to 9, और कहीं से क्वेश्चन इसका नहीं लेता है। तो अब देखिए अगर आपको पता है कि हम इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात देखिए कि ए अपर केस है, ए भी अपर केस है और ए भी अपर केस है, तो अपर केस किस में आता है 65 to 96। आपको ये ध्यान देने की बात है 65 to 96 में अपर केस आता है। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किसमें
डेसिमल में, जब हमारा डी का बाइनरी डेसिमल में चेंज हो जाएगा तो डी के बाद ई और एफ, कितना, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद फिर क्या आता है, एफ आता है। तो एक के बाद अगर मान लीजिए इसका जो डेसिमल आया, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 66 आ गया, तो 66 के बाद 67 ई होगा, 66 डी, 67 ई एंड 68 हमारा एफ हो जाएगा। अब 68 हमारा डेसिमल हो गया। अब इस 68 को हम चेंज कर देंगे किसमें, बाइनरी में, वो हमारी बाइनरी आ जाएगी निकल के। तो अगर आपने बाइनरी वाला वीडियो नहीं देखा किस तरह हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मान लीजिए पूछ लिया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सी क्या होता है ये तो हमने देख लिया, ऑक्सी को अब बनाया गया था, ऑक्सी में कोड को किस तरह रखा गया है। अब बात क्या आती है इक्सी की, इक्सी। अब इक्सी क्या है देखिए, ESCII, इसी को कहते हैं इक्सी, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब इक्सी अस्तित्व में कब आया, तो इसको भी याद रखिएगा, 1991 में BIS के द्वारा, किसके द्वारा है, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा 1991 में ये अस्तित्व में आया। और यह क्यों बनाया गया था, अगर मान लीजिए ऐसे हमने अभी ऑक्सी देखा ना कि जो भाषा थी वो इंग्लिश में लिखी गई थी, इंग्लिश को कंप्यूटर को समझाने के लिए ऑक्सी को पूरे विश्व में मान्यता दी गई थी। कोई भी फाइल हो वह जब कहीं किसी भी देश से किसी दूसरे देश में जाती है तो एक उसके लिए कोड होना चाहिए जो कि सभी जगह लागू हो। तो ऑक्सी को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुई। अगर आपको हिंदी में लिखना हो, गुजराती में लिखना हो, मराठी में लिखना हो, तमिल, तेलुगु, कोई भाषा ले लीजिए इंडिया की, अगर उसमें आपको लिखना तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक कोड होना चाहिए, यूनिक कोड होना चाहिए जो किसी भी अक्षर को एक यूनिक कोड दे और उसको कंप्यूटर को समझा सके। तो उसके लिए भारत ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा एक कोड बनाया गया जिसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसके के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके द्वारा जो भी इंडिया की भाषा थी उनको एक कोड, यूनिक कोड दिया गया। और जैसे ऑक्सी काम करता था ना, वैसे ये भी 7 और 8 बिट पर सेम उसका प्रोसेस वही था, 7 बिट और 8 बिट। इसके भी दो ही भाग कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अगर इसको देखें तो एक 7 बिट और एक 8 बिट, इसमें 0 to 127 और इसमें 128 to 255 सेम है कैरेक्टर। ये बनाया गया इंडिया के द्वारा। इसमें कितने सारे इंडिया की भाषा इसमें लिखी गई थी, इसमें कोड एक दिया गया था सभी जो है वर्ड को। तो ये हमारा हो गया इक्सी। और इसी इक्सी के बाद जो है अब जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है यूनिकोड, जो कि वर्तमान में हमारा चल रहा है। तो उसको देख लेते हैं अपने यूनिकोड को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही है यूनिकोड, पढ़ना उसको बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में हम जो भी टाइप करते हैं, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो या किसी भी स्क्रीन पे हो, वो यूनिकोड ही है। तो यूनिकोड को देख लेते हैं अब। तो दोस्तों यूनिकोड क्या, यूनिकोड ऑक्सी को देख लिया, एक्सी को देख लिया, अब बचा यूनिकोड और यूटीएफ। अब यूनिकोड क्या है देखिए, ऑक्सी देखा तो उसमें 256 कैरेक्टर्स, कितने 256 कैरेक्टर्स को सिर्फ प्रदर्शित किया गया। और एक्सी में भी वही सेम था। बस बात क्या थी, ऑक्सी को पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हो गई और जो एक्सी था वो इंडिया का था। तो यूनिकोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखिए जो हमारा ऑक्सी था उसमें तो हमने सिर्फ 256 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर्स को सिर्फ उसमें दिखाया गया था। अगर हम देखें तो ये कितने बिट को यूज करता था, 8 बिट और 7 बिट, 8 बिट और 7 बिट। तो 8 बिट जो था
वो क्या लिखेंगे उसको 2 के पावर 8 इक्वल टू, जब 2 के पावर इसके 8 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 256। ये इतने कैरेक्टर को बना सकता था, सिर्फ 256 कैरेक्टर को। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि इसमें नहीं आ सकते थे, 256 में नहीं आ सकते। इसमें तो हम कुछ कैरेक्टर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स को रख के इसको फुल हो जाएगा। बट अब हमें और भी ज़रूरत थी किसकी, मेमोरी की। और भी ऐसे कोड थे जिनको ऐड करना था, अभी और भी बहुत सारी भाषाएं थी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि अगर आप इंडिया की भाषा को देखें तो भारत में जो हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो बोली जाती हैं, उनके जो वर्ड हैं, उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके शब्द हैं, अगर आप उनको एक एक को करके रखेंगे तो क्या 256 में आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके लिए आपको बहुत से और भी मेमोरी चाहिए, और भी बिट चाहिए। तो क्या हुआ, यूनिकोड उसी लिए बनाया गया कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, विश्व की सारी भाषाओं को जो है यूनिकोड में समाहित किया गया, यूनिकोड में दिखाया गया। और यूनिकोड बहुत ही अच्छा जरिया था कंप्यूटर को अपनी भाषा समझाने का। और वर्तमान में यूज क्या हो रहा है, यूनिकोड। अगर आप देखते होंगे ना, फ़ोन पे टाइप करते होंगे तो जो फ़ोन में आप कीबोर्ड चलाते हैं वो यूनिकोड की ही कोडिंग है। वो उसमें जितने भी कैरेक्टर आप प्रेस करते हैं सारे यूनिकोड ही हैं। तो यूनिकोड में सारे वर्ड, सारे जितने भी विश्व के जो है भाषा है, सबको उसमें दिखाया गया और कोडिंग उसकी की गई। अब यूनिकोड के कुछ ब्लॉक्स होते हैं कि जिनको भाषा को एक एक ब्लॉक्स में रखा गया। इनको देख रहे थे कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। तो क्या यूनिकोड के ब्लॉक्स, यूनिकोड जो है वो ऑक्सी का ही एक रूप है। जो यूनिकोड हमारा वो ऑक्सी का ही एक रूप है, बट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स, ये यूनिकोड के ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हम जो हमारी भाषा है उसको हम इसमें रखे हैं। देखिए, जो वेस्टर्न यूरोपियन वर्ड है कौन से, वेस्टर्न यूरोपियन वर्ड, वेस्टर्न यूरोपियन वर्ड, जो वेस्टर्न यूरोपियन है इसको हमने किस में रखा, लैटिन ब्लॉक में रखा। इसको हमने लैटिन ब्लॉक के अंतर्गत किसको रखा गया, वेस्टर्न यूरोपियन वर्ड को। इसमें वेस्टर्न यूरोपियन के जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं इसको हमने वेस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक के अंतर्गत रखा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला ब्लॉक। अब हमारा एक सेकंड ब्लॉक है जो कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमी और भी देवनागरी, ये सब जितनी भाषाएं हैं, हिंदी की जितनी भी भाषाएं हैं, या यूँ बोले कि इंडिया की जितनी भी भाषाएं, इसको हमने देवनागरी ब्लॉक में रखा। किसमें ले लेते हैं, हिंदी की जो भी भाषा है या इंडिया की, ऐसे इसको दिखा प्रेजेंट कर देते हैं। इंडिया की जो भी भाषा है इसको हमने किस में रखा, देवनागरी में। देवनागरी ब्लॉक्स में रखा किसको, जो इंडिया की भाषा है, लाइक हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इटीसी, जितनी भी भाषा, इन सबको हमने देवनागरी में रखा। ये हमारा हो गया सेकंड ब्लॉक। नेक्स्ट है जो चीनी भाषा है, चीनी, जापानी, कोरियाई या वियतनामी,
इन सब की जो भाषा है इसको हमने किस में रखा, यूनिहान में। देखिए चीनी, जापानी, कोरियाई, वियतनामी, आदि ऐसी जितनी भी भाषा हैं उसको हमने किस में रखा, यूनिहान। हिंदी में अगर इसको लिखें तो यूनिहान, यूनिहान, और इंग्लिश में इसको इस तरह लिखते हैं UNIHAN, यूनिहान। चीनी, जापानी, कोरियाई, वियतनामी आदि भाषा को हम यूनिहान में रखते हैं। नेक्स्ट है अरबी और फारसी उर्दू, ये तीसरा ब्लॉक था। अब जो आता है चौथा ब्लॉक, जिसमें हमने अरबी, फारसी, उर्दू ऐसी जो भाषा है इनको अरबिक ब्लॉक में रखा है। कौन सी है, अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, उर्दू, इन सबको अरबिक ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। अरबी, फारसी, उर्दू इन भाषाओं को अरबिक ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया। और जितने भी, ये चौथे ब्लॉक था, और पांचवा ब्लॉक जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसमें जितनी भी स्लाविक या सिरिलिक भाषा है उसको सिरिलिक ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। स्लाविक किसको, स्लाविक भाषा को किसके अंतर्गत रखा गया है, सिरिलिक। सिरिलिक ब्लॉक के अंतर्गत इसको रखा गया है। हिंदी में इसको सिरिलिक, ठीक है, इस तरह इसको हिंदी में लिखते हैं। सिरिलिक ब्लॉक के अंतर्गत कहते हैं जो भी स्लाविक भाषाएं जितनी भी उनको सिरिलिक ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। ये हो गए हमारे जो है ब्लॉक्स किसके, यूनिकोड के। यूनिकोड क्या है, यूनिकोड वर्तमान में जो भी कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करने का, ये इनकोड करने का एक जरिया है जो कि कंप्यूटर को हम अपनी भाषा समझा सकते हैं। अपनी भाषा को एक कोड के जरिए हम कंप्यूटर को समझाते हैं, उसी को कहते हैं कोडिंग, उसको कहते हैं इनकोडिंग, जो कि किसी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में दूसरी भाषा में चेंज करके उसको इनकोड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ब्लॉक्स में देख रहे हैं। अभी इसके कुछ प्रकार होते हैं यूनिकोड के। यूनिकोड के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसे हमें पढ़ना है ना, ये यूटीएफ ये यूनिकोड का ही प्रकार है। यूनिकोड को हम 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो इसको कहते हैं, एक UTF-7 भी आता है, पर UTF-7 और 8 इसको एक ही लिया जाता है, तो इसको UTF-7 ना लिखकर UTF-8 लिखते हैं। ठीक, UTF-7 भी हमें पढ़ना है, पर UTF-7 और UTF-8 लगभग सेम है। लगभग क्या 99% सेम है। ठीक है, जैसे UTF-7 में क्या होता था, एक 0 से लेकर 127 कैरेक्टर आते हैं, और 128 से 255 कैरेक्टर्स जो आते हैं वो 8 में आते हैं। तो जो हमारा अक्सिम में था वही सेम इसमें UTF-7 और UTF-8 में है। UTF-7 में हमारे 0 to 127 और
8 में 128 to 225, ठीक है, एक कैरेक्टर से आते हैं। तो इसके प्रकार क्या है, एक तो UTF-7 हो गया, दूसरा UTF-8, देखिए फर्स्ट UTF-8, सेकेंड UTF-16, थर्ड UTF-32। ये इसके 3 प्रकार होते हैं, जो कि इन्हीं तीनों में जो है पूरे विश्व के जितने भी कैरेक्टर हैं सब सम्मिलित हो गए हैं। अब इसमें देखिए UTF जो 8 है, इसका क्या मतलब होता है। UTF-8 का मतलब होता है 2 के पावर 8। इसका जो हमारा मतलब होता है 2 के पावर 8। UTF-16 का क्या मतलब होता है, UTF-16 का मतलब होता है 2 के पावर 16 एंड UTF-32 का मतलब होता है 2 के पावर 32। अब देखिए UTF-8 2 के पावर 8, अगर इसको कैलकुलेट करें तो हम 256 प्रकार के 256 टाइप्स के कैरेक्टर को हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें 256 प्रकार के कैरेक्टर्स हम UTF-8 में रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। पर उसके अधिक बनाने के लिए, क्योंकि जो कि एक बाइट लेता है, जिसको हम 7 बिट कहते हैं। 7 बिट में हम 127 और 1 बिट और बढ़ा दे तो 255 कैरेक्टर, जिसको UTF-8 8 बिट अगर किसी हम मेमोरी को दे रहे हैं किसी कैरेक्टर को दिखाने में, तो 256 प्रकार के कैरेक्टर को प्रेजेंट कर सकता है। तो एक बाइट यूज करके 256 प्रकार के कैरेक्टर को हम दिखा सकते हैं UTF-8 में। और जब इसी को और आगे बढ़ाया गया, UTF-16 कर दिया गया, इसको नाम दे दिया गया UTF-16। देखिए अब UTF-16 इसमें कितने कैरेक्टर्स को, 256 कैरेक्टर्स जब आगे हमारे UTF-8 में, UTF-16 में तुम्हें और आएंगे। और जब इसका गुणा करेंगे, आप इसका कैलकुलेट करिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 करते चले जाइएगा 16 टाइम जब हो जाएगा तो आप कैलकुलेट करिएगा, आपका आएगा 65,536। कितना? 65,536, 65,536। इतने टाइप्स के कैरेक्टर को हम किस में दिखा सकते हैं, UTF-16 में दिखा सकते हैं हम इतने टाइप के कैरेक्टर को। और कितने बाइट, 2 बाइट लेता है किसी भी वर्ड को दिखाने में, 1 बाइट, 2 बाइट, देन 4 बाइट, ठीक है। अब क्या आता है UTF-32 अगर इसको प्रदर्शित करना हो तो कितने कैरेक्टर इसमें ले सकते हैं, तो आप फिर से मल्टीप्लाई करिएगा 2 × 2 × 2 32 टाइम्स। तो इसमें हम कितने ले सकते हैं, देखिए 42, 94, 96, 72, 96, 42, 94, 96, 72, 96। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी संख्या यही आएगी। तो देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 4,49,49,67,296 कैरेक्टर्स को हम किस में दिखा सकते हैं, हम UTF-32 में इतने टाइप्स को कैरेक्टर को दिखा सकते हैं। हो सकता है कहीं इसमें मिस्टेक हुई हो अगर कैलकुलेट करने में, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उतने टाइप्स को कैरेक्टर को हम UTF-32 में दिखा सकते हैं। तो जब हमारा आक्सी था, आक्सी में हम कितने कैरेक्टर को दिखा सकते थे, सिर्फ 256 को, और देन
यूनिकोड के जरिए इन सबको कैरेक्टर को हम बहुत अधिक बढ़ा दिए, जो कि संसार के सभी कैरेक्टर इसमें ऐड हो गए। तो UTF-8 क्या है, UTF-16 क्या है और UTF-32 क्या है आप तो जान गए होंगे, और यूनिकोड क्या है उसको भी आप जान गए होंगे। UTF क्या है, UTF का मतलब होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।